तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी। और ये टॉपिक इतना जरूरी है कि शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें इससे सवाल ना आते हों। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन अनुच्छेदों से जो राष्ट्रपति पद की नींव है, मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। हाँ, और इनको याद करने के लिए एक बहुत फेमस ट्रिक भी है। पकाने को का दुर्योदशम। जी। ये एक लाइन में 10 अनुच्छेद कवर कर लेती है, तो चलिए इसे एक-एक करके समझते हैं। जरूर। तो पहला अक्षर है प, अनुच्छेद 52। प से पद, बहुत सीधा सा है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ठीक है, प से पद। इसके बाद है का से कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। इसका मतलब है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में ही होगी। लेकिन असल में तो वो पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस्तेमाल करती है ना? बिल्कुल। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान हैं, पर वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। तो प हो गया, का हो गया, अब नी। अनुच्छेद 54, मी से निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव। और ये कोई आम चुनाव जैसा नहीं होता। हाँ, उन्हें एक निर्वाचक मंडल मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। सही कहा। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य। एकदम सही। यहाँ चुने हुए मतलब इलेक्टेड मेंबर्स पर ध्यान देना जरूरी है। मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा के वो 12 सदस्य, वो वोट नहीं डाल सकते। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या? जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। हाँ, 17वें संशोधन के बाद दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो अब ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। नी के बाद है को यानी कोटा या निर्वाचन का तरीका, जो अनुच्छेद 55 में है। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, आप अपनी पसंद बताते हैं, मतलब वरीयता देते हैं कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। ओह, तो ये प्रेफरेंस वाला सिस्टम है। जी, इससे ये सुनिश्चित होता है कि जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। अच्छा, अब ट्रिक में अगला अक्षर है का से कार्यकाल, अनुच्छेद 56। ये तो सब जानते हैं, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है। बिल्कुल। कार्यकाल के बाद अनुच्छेद 57। दो मतलब दोबारा नियुक्ति, मतलब क्या कोई व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। जी। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये एक परंपरा सी बन गई है कि कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं रहा। सही बात है। दो के बाद है यो से योग्यता, अनुच्छेद 58। सीधी सी योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और किसी लाभ के पद पर ना हो। बिल्कुल। ठीक है। तो यो के बाद अनुच्छेद 59। द से दशाएं या शर्तें, जैसे 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है और वो पागल या दिवालिया घोषित ना हो। और अब आखिरी दो, श और म। श से शपथ यानी ओथ, अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही। और अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर महाभियोग, इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61। जी। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और ये प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए तो शायद जवाब मिलेगा प्रधानमंत्री। हाँ, ज्यादातर लोग यही कहेंगे। लेकिन देश का जो सबसे ऊंचा पद है, प्रथम नागरिक का दर्जा, वो तो राष्ट्रपति का है। तो ये क्या पहेली है? क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है, एक रबर स्टैंप? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन बनाया था। संतुलन किस तरह का? उन्होंने ये व्यवस्था सीधे सीधे ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से अपनाई। वो एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख चाहते थे जो पूरे देश की एकता का प्रतीक हो,
जो रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान से ऊपर रहे। अच्छा। इसलिए उन्होंने सरकार चलाने की जो असली शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को दी, और पद की गरिमा और सम्मान राष्ट्रपति को। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया। बिल्कुल सही। इसे किसी असल उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, क्यों? जीएसटी कानून को ले लीजिए। ये विचार किसका था? प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का। हाँ। बिल को तैयार करना, उसे संसद में पेश करना, उस पर बहस करवाना, ये सब काम सरकार ने किया। संसद के दोनों सदनों ने उसे पास भी कर दिया, लेकिन तब भी वो सिर्फ एक विधेयक था, एक प्रस्ताव। कानून नहीं बना था। नहीं, वो देश का कानून तब बना जब उस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए। वो अंतिम संवैधानिक मुहर है, जिसके बिना सरकार का कोई भी बड़ा फैसला कानून नहीं बन सकता। वाह! यानी संविधान की बुनियाद ही इसी बात पर रखी गई है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा और देश की सारी कार्यकारी ताकत कम से कम कागज पर उन्हीं के पास होगी। अनुच्छेद 52 और 53 यही कहते हैं। तो फिर अगर ये पद इतना महत्वपूर्ण और सम्मानित है, तो इस पर बैठे व्यक्ति को चुनता कौन है? ये प्रक्रिया तो हमारे आम चुनावों जैसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष मतलब ये कि देश की आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। राष्ट्रपति को चुनने का काम एक खास समूह करता है, जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इस चुनाव का संचालन वो भारत का चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? इसमें हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के लोग। पहला, लोकसभा के सभी चुने हुए सांसद। दूसरा, राज्यसभा के सभी चुने हुए सांसद। और तीसरा, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक। अच्छा, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है? हाँ, दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के विधायक भी शामिल हैं। आपने हर बार चुने हुए शब्द पर जोर दिया। इसका मतलब है कि जो सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। एकदम सही पकड़ा। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो कैसे? जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति खुद कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हाँ, करते हैं। अब ये तो जाहिर है कि अगर उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, तो ये हितों का टकराव होगा। इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्यों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ये तो समझ आता है, लेकिन मैंने सुना है कि विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं देते, जबकि उनमें से भी कुछ चुने हुए होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, इसका कारण भी निष्पक्षता और समानता ही है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। अच्छा, कुछ ही राज्यों में है। हाँ, आज की तारीख में ये सिर्फ 6 राज्यों में है। अगर उनके सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाता, तो जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा अहमियत मिल जाती। समझ गई। तो पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये तय किया गया कि सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य ही वोट देंगे। बिल्कुल, विधान परिषदों के नहीं। तो ये तो साफ हो गया कि वोट कौन देगा, लेकिन जिस तरह से वोट दिया जाता है वो भी तो बहुत अलग है। ये ईवीएम वाला बटन दबाने जैसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे आगे वाला जीतेगा वाला सिस्टम नहीं है। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ये तो सुनने में ही बहुत जटिल लग रहा है। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का रैंकिंग का खेल है। हर वोटर को एक बैलेट पेपर मिलता है, जिस पर वो उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद लिखता है, 1, 2, 3। मतलब वरीयता देते हैं जी, कि मेरी पहली पसंद ये उम्मीदवार है, दूसरी पसंद वो, और इसी तरह। एकदम सही। और फिर जीत का फैसला कैसे होता है? सबसे पहले पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। जीतने के लिए एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है, जो कुल वोटों के आधे से एक ज्यादा होता है। अच्छा। ज्यादातर मामलों में जिसे सबसे ज्यादा पहली पसंद के वोट मिलते हैं, वो ये कोटा हासिल कर लेता है और जीत जाता है। और अगर किसी को भी पहली गिनती में ये जादुई आंकड़ा ना मिले तो? तब असली खेल शुरू होता है। जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले होते हैं, उसे मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। उसके वोट बेकार हो जाते हैं? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। उसके वोट बेकार नहीं जाते। उसके बैलेट पेपर्स को देखा जाता है कि उन वोटरों की दूसरी पसंद कौन था, और उन वोटों को उस दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओह! यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत का कोटा नहीं मिल जाता। ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसी नौबत आई है कि दूसरे दौर की गिनती करनी पड़ी हो? हाँ, भारतीय इतिहास में एक बार इस सिस्टम ने पूरा ड्रामा ही खड़ा कर दिया था। कब?
1969 में वीवी गिरी के चुनाव के समय तब पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार जीत का कोटा हासिल नहीं कर पाया था। फिर दूसरे दौर की गिनती हुई और बहुत ही करीबी मुकाबले में वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। सच में वो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही नाटकीय क्षण रहा होगा। निश्चित रूप से। तो एक बार जब कोई इस जटिल प्रक्रिया से राष्ट्रपति बन जाता है तो वो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है। और क्या कोई दोबारा भी चुना जा सकता है? हाँ, संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन एक तरह की राजनीतिक परंपरा बन गई है कि एक व्यक्ति एक ही कार्यकाल पूरा करता है। लेकिन कोई अपवाद भी है इसका? हाँ, इसके अकेले अपवाद थे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 बार इस पद के लिए चुने गए। चलिए अब योग्यताओं पर आते हैं। अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? क्या कोई भी आम भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है? सैद्धांतिक रूप से शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। हाँ बिल्कुल, इन शर्तों को तो देश के लाखों लोग पूरा करते होंगे। तो फिर हर कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ता? असली बाधा कहाँ है? असली बाधा आती है नामांकन पत्र दाखिल करते समय। वहाँ क्या होता है? उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल से, यानी सांसदों और विधायकों में से कम 50 लोगों को प्रस्तावक के तौर पर लाना होता है। 50? और 50 अन्य लोगों को अनुमोदक के तौर पर। और ये 100 लोग अलग अलग होने चाहिए। अरे वाह, यानी 100 सांसदों या विधायकों का समर्थन तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए चाहिए। यहीं पर आम आदमी की दावेदारी तो लगभग खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल, यही वो शर्त है जो सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर उम्मीदवार जिनके पास पर्याप्त राजनीतिक समर्थन हो वही मैदान में उतरें। और कोई शर्त? इसके अलावा 15,000 रुपए की एक जमानत राशि भी जमा करनी होती है। ठीक है, तो चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए, अब पद संभालने की बारी आती है, यानी शपथ ग्रहण की। ये कौन करवाता है? राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। और अगर वो मौजूद ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इस कर्तव्य को निभाते हैं। पद पर बैठाने की प्रक्रिया इतनी विस्तृत है, तो क्या उन्हें पद से हटाने की भी कोई प्रक्रिया है, या एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाया ही नहीं जा सकता? उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा कठिन बनाई गई है कि वो लगभग नामुमकिन जैसी है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये सिर्फ 2 ही आधारों पर शुरू हो सकती है। पहला, संविधान का उल्लंघन करने पर, और दूसरा किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आने पर। ये सुनने में तो वाकई बहुत गंभीर आरोप हैं। और प्रक्रिया चलती कैसे है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। कोई भी सदन शुरू कर सकता है? हाँ, कोई भी। लेकिन ऐसा करने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस देना होता है, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्य? ये तो शुरू करने के लिए बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। नोटिस देने के बाद प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है और उसे पास करने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। ये एक असाधारण बहुमत है। और अगर एक सदन से पास हो गया तो? तब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। और फिर? और अगर दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उसी पल राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यह सुनने में तो लगभग नामुमकिन लगता है। 2/3 बहुमत दोनों सदनों में। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो शायद यही हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि देश का सर्वोच्च पद राजनीतिक बदले की भावना या छोटे मोटे मतभेदों से पूरी तरह सुरक्षित रहे। उसे केवल संविधान के सबसे गंभीर उल्लंघन की स्थिति में ही चुनौती दी जा सके। तो अब आते हैं उस सवाल पे जिससे हमने शुरुआत की थी, राष्ट्रपति की शक्तियां। वो आखिर करते क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं? उनके अधिकार बहुत व्यापक हैं। शुरुआत करते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकारों से। देश के लगभग सभी बड़े पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, चुनाव आयुक्तों। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और कानूनी मामलों में उनकी क्या भूमिका है? जैसा हमने पहले GST के उदाहरण में देखा, संसद से पास हुआ कोई भी बिल
उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही हो तो वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकते हैं। कुछ बिल तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें पेश करने से पहले उनकी अनुमति चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, कुछ खास बिल जैसे किसी नए राज्य का निर्माण या धन विधेयक तो संसद में पेश ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किए जाते हैं। सेनाओं के भी तो वो प्रमुख होते हैं ना? हाँ, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना हो या शांति स्थापित करनी हो, ये सब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। इसी तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। मैंने सुना है कि उनके पास किसी अपराधी की सजा माफ करने की भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियों में से एक है, जिसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72 उन्हें यह अधिकार देता है। तो वो क्या क्या कर सकते हैं इस शक्ति के तहत? वो किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। इसमें मौत की सजा भी शामिल है। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था पर एक अंतिम मानवीय जांच की तरह है। और इन सब के अलावा वो आपातकालीन शक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। कौन कौन से है वो? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम न कर पा रही हो। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो। क्या ये तीनों कभी लगे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुके हैं, लेकिन एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वित्तीय आपातकाल, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में है, वो आज तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। राजेंद्र की राधा जागीरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा प्रणव कोविद मुर्मू निकले। अरे वाह, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसमें मतलब कोई गहरा अर्थ या कोई पूरी सूची छिपी हुई है। बिल्कुल, और इसमें एक लय है, एक प्रवाह है। चलिए इसको खोलकर देखते हैं। पहला हिस्सा है राजेंद्र। हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर इशारा करता है। और फिर राजेंद्र की राधा में जो राधा है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए है। मतलब जिस तरह से इसे बनाया गया है काफी सरल और यादगार है। सही। अगला हिस्सा है जागीरी। यहाँ 2 नाम एक साथ आते हैं। हाँ, जा से जाकिर हुसैन और गिरी से वीवी गिरी। एक ही क्रिया में 2 राष्ट्रपतियों के नाम। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये घटना को भी बताता है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए निधन हो गया था और उनके बाद जो वो राजनीतिक उथल पुथल हुई वो सब गिरी के चुनाव से जुड़ी है। इसके बाद आता है फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। यहाँ भी 2 नाम है। फखरुद्दीन तो सीधा फखरुद्दीन अली अहमद से जुड़ता है, आपातकाल वाला दौर। हाँ वही। और रेड्डी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। और फिर जेल शब्द वो ज्ञानी जैल सिंह के नाम को याद रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही रचनात्मक है ये। सही में, और सांकेतिक भी बहुत है। वाक्य का अगला खंड है तब रमाशंकर नारायणन। यहाँ 3 नाम एक क्रम में है। रमा का उपयोग आर वेंकटरमन के लिए किया गया है, और उनके समय में तो काफी राजनीतिक अस्थिरता भी थी, बहुत ज्यादा। फिर शंकर मतलब शंकर दयाल शर्मा। हाँ। और नारायण जो KR नारायणन को दर्शाता है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। इसके बाद एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द आता है की कलम से। कलम शब्द, ये सुनते ही तुरंत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद आती है। और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये उनकी पूरे व्यक्तित्व से भी जुड़ता है, उनकी पूरी विरासत से। और अब वाक्य का अंतिम हिस्सा प्रतिभा प्रणव कोविद मुर्मू निकले। ये हमें बिल्कुल हाल के राष्ट्रपतियों तक ले आता है। प्रतिभा यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। हाँ, फिर प्रणव से प्रणव मुखर्जी, कोविद से रामनाथ कोविंद, और अंत में मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। कमाल है। इस एक वाक्य ने तो भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नामों को उनके सही क्रम में सफलतापूर्वक समेट लिया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक तरह से भारत के लोकतांत्रिक सफर की कहानी है। तो पूरा क्रम एक बार फिर से इस वाक्य में है। राजेंद्र की राधा जागिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा प्रणव कोविद मुर्मू निकले। इंद्र प्रसाद,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। भारत के अभी तक चुने गए राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के साथ देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। ये तो सबसे लंबा कार्यकाल है, 12 साल से भी ज्यादा। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए। अच्छा। और राष्ट्रपति बनने से पहले वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। उन्हें 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनके बाद आए दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, मतलब पूरे 5 साल का था। हाँ। और उनका जन्मदिन 5 सितंबर हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि उन्हें 1954 में ही भारत रत्न मिल गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले? जी हाँ, असल में भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 में हुई थी और वो इससे पाने वाले पहले कुछ लोगों में से एक थे। अब बात करते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। हाँ, पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन के बाद क्या हुआ? पहली बार ऐसी स्थिति बनी थी। बिल्कुल, और यहीं पर पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी। तब वीवी गिरी ने 3 मई 1969 से कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। और फिर इसके बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति भी वीवी गिरी ही बने। जी। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा और वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक प्रक्रियात्मक पहलू है। जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दिया। अच्छा, तो फिर पद खाली हो गया? हाँ, कुछ समय के लिए, और उस छोटी सी अवधि के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। कमाल है। और वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक चला। और दुर्भाग्य से वो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। मतलब फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी होगी। जी बिल्कुल। उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद आते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति माने जाते हैं। हाँ, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। और उनके बारे में कुछ खास? वो राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और एक और अनोखी बात यह है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के पद से सीधे राष्ट्रपति चुने गए थे। सीधे लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति? ये तो वाकई अलग है। जी। 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। इनका नाम आते ही पॉकेट वीटो का जिक्र होता है। बिल्कुल। उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस बिल पर किया था। क्या था ये बिल? उनका मानना था कि ये बिल निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये सरकार को किसी की भी डाक खोलकर पढ़ने की शक्ति देता। अरे बाप रे। तो उन्होंने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना हाँ कहा न ना, और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। अच्छा। उनके ही कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगे जैसी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा होगा। बहुत ज्यादा। 8वें राष्ट्रपति बने रामास्वामी वेंकटरमण। उनका 5 साल का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से शुरू हुआ। जी, और वे राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। उन्हें सोवियत संघ द्वारा एक भूमि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। वे भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और इसके अलावा वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे।
काफी लंबा राजनीतिक अनुभव था उनका। जी बिल्कुल। फिर आते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। यहाँ एक बहुत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्या? कि वे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। हाँ। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से एक मील का पत्थर था। बिल्कुल सही कहा। अब हम उस दौर में आ रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उनके ही निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। बिल्कुल। 12वीं राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजस्थान की राज्यपाल थीं और 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी थी। मतलब काफी अनुभव था उन्हें भी। जी हाँ। और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। बनने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। हाँ, उन्हें तो भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। सही बात है। उन्हें 2008